Hello class 12th. How are you? I hope you all are doing fine. So in last video we have discussed about the circular flow of income. Today we will be discussing about basic concepts of macroeconomics. So when we discuss about macroeconomics, it is obvious that we'll be discussing about national income. But for understanding national income, we should have a basic understanding of these concepts of macroeconomics, which are domestic territory, normal residence, factor income and transfer income, net factor income from abroad, that is NFIA, final goods and intermediate goods, consumption goods and capital goods, gross investment, net investment and depreciation. Last but not the least is net indirect taxes, that is NIT. So for understanding national income very properly, we need to understand these concepts. And what I am going to do in this video is we'll be discussing the first four concepts, that is domestic territory, normal residence, factor income and transfer income, and then net factor income from abroad. The later topics will be discussed in next video. So what do we mean by domestic territory? देखो, बहुत ही जनरल या लेमन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है ऐसी बाउंड्रीज जहां पर हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हो, जहां पर हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है बाउंड नहीं की जाती हो, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, पहली चीज़ होती है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स का मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयर इंडिया, सपोज करो चाइना से यूएसए पैसेंजर्स रोज़ लेके जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चाइना या यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी. वो इंक्लूड होगी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में. क्यों? क्योंकि एयर इंडिया हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है. उसी तरह फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो भी इंटरनेशनल वाटर्स में फ्लो करते हैं, अगर वो हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो वो भी हमारी कंट्री के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. फिर देखो, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ये सारे. अब देखो, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, इसका एक बेसिक छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि व्हाट आर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स. अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर ये कुछ इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करवाती है ताकि वहाँ पर उस कंट्री के अंदर जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. तो हमारी एम्बेसीज अगर किसी और कंट्री में लोकेटेड है तो वो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स क्या होंगे, हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगे, तो इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. राइट. अब देखो क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है. अब जैसे हमारी कंट्री के एम्बेसीज या इंस्टीट्यूशंस जो है दूसरी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करवाते हैं, वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ आके हमारी कंट्री के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस और इस्टेब्लिश करवाती है. तो जब वो हमारी कंट्री में इंक्लूडेड है तो उनकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑपरेशंस के अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते. तो इसलिए वो उनकी फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड की जाएगी, हमारी कंट्री की नहीं. फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर यूनियन ट्रेड्स हुए, ये सारे जो हैं ये भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जहाँ पर भी लोकेटेड होते हैं उसके अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. ठीक है. अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. ये क्वेश्चन है, हमें बताना है ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं. तो देखो, टाटा जो है वो उसने अमेरिका में जाके एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को उसने रेंट पे दे दिया गूगल को. तो जो बिल्डिंग लोकेटेड है वो तो अमेरिका के टेरिटरी में है. उस बिल्डिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी पेपर वर्क होगा वो अमेरिका का होगा. इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी इंक्लूड की जाएगी, अमेरिका की. इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो बिल्कुल नहीं आएगी. फिर दूसरा है, देखो, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. तो जो ब्रांच लोकेटेड है हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन बैंक की इंडिया के अंदर, तो उसको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे, उसे हमारे पेपर्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो इसलिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड. Now the next topic is normal residence.
So, the formal definition of normal resident is written here. See, it refers to an individual or an institution who resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स वो लोग या वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक कंट्री में रह रहे हैं और वहीं से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा. सबसे पहले तो ऐसे लोग जो फॉरेन टूरिस्टर्स बन के आ रहे हैं या सिर्फ विजिट करने आ रहे हैं आपकी कंट्री को, वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे, प्लस उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से फुलफिल नहीं हो रहा है. फिर जितने भी फॉरेन स्टाफ्स हैं हमारी इंडिया की एम्बेसीज में, जितने भी फॉरेन स्टाफ्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो आर्म फोर्सेस के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे इंडिया के. फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे. फिर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी क्रू मेंबर्स होंगे फॉरेन वेसल्स के, कमर्शियल ट्रैवलर्स के, सीजनल वर्कर्स के, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि फॉरेन वेसल्स के जो भी क्रू मेंबर्स हैं वो कुछ टाइम के लिए किसी और कंट्री में रहते हैं जब तक उनका काम चल रहा होता है. जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है वो वापस अपनी कंट्री के अंदर आ जाते हैं और फिर सैलरीज, पेमेंट सारा का सारा आपकी कंट्री उनको प्रोवाइड करती है. इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट्स आप ही की कंट्री के माने जाएंगे. कहीं गए हुए हैं तो उनके नॉर्मल रेजिडेंट्स वो नहीं माने जाएंगे. वही बात कॉमर्शियल ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर्स के साथ आती है. फिर आते हैं आपके बॉर्डर वर्कर्स. तो बॉर्डर वर्कर्स भी नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि बॉर्डर वर्कर्स जो ऐसे वर्कर्स होते हैं जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं और अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए एक बॉर्डर्स रोज़ दिन रात क्रॉस करते हैं. तो उस केस के अंदर वो बॉर्डर क्रॉस करके अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो हमारी कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे. अब आगे देखो कि सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है. देखो, सिटीजनशिप जो है एक लीगल कंसेप्ट है, यानी आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरा करके आप किसी कंट्री के सिटीज़न बन सकते हो, या फिर आपका जहाँ पर बर्थ हुआ है वहाँ के तो आप सिटीज़न कहलाओगे. ठीक है. फिर रेजिडेंटशिप जो है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कि इसलिए आपको दिया जाता है क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस जगह पे परफॉर्म की गई है. अगर आप एक साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रहकर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, यानी पैसा अर्न करने का काम कर रहे हो, तो आप वहाँ के रेजिडेंट अपने आप बन जाओगे. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप एट अ टाइम एक कंट्री के सिटीज़न हो सकते हैं और एक कंट्री के रेजिडेंट. जैसे कि आप इंडिया के सिटीज़न हो, आपका बाहर यूएसए के अंदर जॉब लग गई है. अब जॉब लग गई तो आप यूएसए के सिटीज़न, तो आपको जाते ही सिटीजनशिप नहीं मिलती है. तो आप जैसे यूएसए जाओगे, एक साल से ज़्यादा, अगर साल भर या साल भर से ज़्यादा अगर आप वहाँ रह लिए, तो आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाओगे और इंडिया के सिटीज़न कहलाओगे. अब इसके लिए क्वेश्चंस कौन से हैं देखो. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए. तो देखो, इसके अंदर दो केसेस बनेंगे. अगर ये इंडियन ऑफिशियल एक साल से ज़्यादा यूएसए में रह लिया है तो वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. लेकिन यही इंडियन ऑफिशियल अगर 3 या 4 महीने के लिए गया है बाहर, तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि यूएसए का. अब दूसरा है अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months. तो एक जापानीज टूरिस्ट इंडिया के अंदर आया है, 2 महीने के लिए रह रहा है, लेकिन वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. वो यहाँ सिर्फ घूमने आया है और अगर वो कुछ रिसर्च वगैरह भी करने आया है तो उसको उसकी कंट्री की तरफ से भेजा गया है, तो हमारे लिए वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. ही विल बी कंसिडर्ड ओनली एज अ विजिटर. फाइन. नाउ नेक्स्ट. अब देखो, आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी से 2 कंसेप्ट्स आपके फॉर्म होते हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट. तो देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैरीड आउट बाय द रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर की जा रही है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेजिडेंट ने की है या नॉन रेजिडेंट ने की है. जैसे कि प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया. अब देखो, एक फॉरेन कंपनी है, वैसे तो वो हमारी कंट्री की
नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं होके फॉरेन की रेजिडेंट है, लेकिन फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है, इसलिए वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होते हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, चाहे हमारे रेजिडेंट ने किया हो या नहीं किया हो। दूसरा है देखो नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या करती है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किया हो। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया गया है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल है प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी इन यूएसए। तो प्रॉफिट जो हमारी इंडियन कंपनी है वो यूएसए के अंदर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो यूएसए के अंदर अगर हमारी कंपनी लोकेटेड है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो है नहीं, लेकिन ये जो इंडियन कंपनी है हमारी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट ज़रूर है, इसलिए इसका जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में या नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सो देखो फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने कोई सर्विस देने के बाद हमने अर्न की है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, कुछ सर्विस देते हैं उसके बाद ही उनको पैसा मिलता है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये इंक्लूड होते हैं आपके फैक्टर इनकम में। अब नेक्स्ट है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि बिना कोई सर्विस रेंडर किए आपको मिली है, जैसे कि पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इनके लिए आप कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो गवर्नमेंट को, फिर भी वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है एज अ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रांसफ़र इनकम। अब ट्रांसफ़र इनकम आपकी होती है दो टाइप्स की, एक होती है करंट ट्रांसफर्स और एक होती है कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स जो पेयर है या जो आपको देने वाला है वो अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा आपको देता रहता है, जैसे चैरिटी। और कैपिटल ट्रांसफर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा सा पेमेंट किया जाता है फ्रॉम द वेल्थ ऑफ द पेयर। मतलब अगर बहुत अच्छा खासा अगर वो करोड़पति इंसान है तो वो आपको बहुत बड़ा सा अमाउंट एक साथ दे देगा। जैसे ट्रस्टीज जो होते हैं वो नॉर्मली कैपिटल ट्रांसफर्स कर दिया करते हैं। The last topic of this video is net factor income from abroad, that is NFIA. So what do you mean by net factor income from abroad? So it is the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world. ठीक है, तो what do you mean by factor income from abroad? It is the income earned by normal residents of a country from rest of the world. यानी कि हमारी कंट्री से बाहर अगर लोग जा रहे हैं और वहाँ से किसी भी मीन्स से पैसा अर्न कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसे लोग जो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आके किसी भी मीन्स से पैसा अर्न कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बिकॉज वी आर पेइंग देम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज the very basic difference between domestic income and national income. Why there is a difference between domestic income and national income? It is because of NFIA. यानी कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आती है नेशनल इनकम। यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी नॉन रेजिडेंट्स ने पैसा अर्न किया है उसे निकाल दें और जो बाहर रेजिडेंट्स हमारे रह रहे हैं उन्होंने पैसा अर्न किया है उसको ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाती है नेशनल इनकम। और उसी तरीके से अगर नेशनल इनकम में से हम NFIA सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आती है डोमेस्टिक इनकम। अब NFIA के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री से कई सारे लोग बाहर जॉब्स करने जाते हैं, उनको एज अ सैलरी या एज वेज उनको पे किया जाता है, तो वो है हमारी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कई सारे बाहर के लोग हमारी कंट्री में एज एम्प्लॉय बन के आते हैं, उनको हम लोग सैलरीज और वेजेस देते हैं, तो वो कंसिडर की जाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़।
नेक्स्ट है आपके पास नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारी कंट्री के कई सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी कंट्री में तो कई सारी प्रॉपर्टी और बिजनेसेस शुरू करते ही हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी यही काम करते हैं। तो वहाँ की प्रॉपर्टी और वहाँ के बिजनेसेस से जो उनको प्रॉफिट होता है वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड मानी जाती है। और जो बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, बिजनेसेस चालू करते हैं, तो उसके रिटर्न में जो भी उनको बेनिफिट्स होते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों का डिफरेंस कहा जाता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है नेट रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है सेविंग्स ऑफ बिजनेस। तो कहीं पर भी बिजनेस करते करते अगर आपने सेविंग्स शुरू कर दी है तो वो आपकी कहलाएगी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कोई आपकी कंट्री में आके बिजनेस स्टार्ट करता है और वहाँ पर काम करते करते उसकी सेविंग शुरू हो गई है तो वो कहलाएगी इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों का डिफरेंस आपका कहलाएगा नेट रिटेन अर्निंग्स। सो क्लास 12th I have explained the 4 topics of basic concepts of macroeconomics. But now if you are having any query or any doubt, you can ask in comment section and I'll try to resolve them all. Thank you for watching. Please share it with your friends if you liked it. Thank you.